नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महादेव है। और ऐसे साक्षात परम गुरु को मैं शत शत नमन करती हूँ, मैं शत शत नमन करती हूँ। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने गुरु का साक्षात्कार करूं और इनके लिए मैं क्या बोलूं। मुझे एक पंक्ति ही सूझ रही है कि इन्हें देखिए, ये दास्तां है। तो इनकी दास्तां से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ और इनके जीवन के बारे में इनसे साक्षात कराने जा रही हूँ। मैं गुरु माँ मैं से संबोधित करूँगी आपको। गुरु माँ, आप एक मेडिको फैमिली से बिलोंग करती हैं। आपके फादर साहब सर्जन रहे, आपकी मदर भी साइंस ग्रेजुएट थी और आपके ब्रदर्स भी डॉक्टर हैं। तो एक डॉक्टर्स की, मेडिकोस की एक लाइन से आप हटकर एक कलाकार कैसे? मुझे तो पता नहीं था डांस क्या होता है। अपने आप करती रहती थी, कोई गाना चला कुछ चला तो साथ डांस कर लिया। लेकिन इस मेरे डांस सीखने में सबसे बड़ी बात मेरी माँ का बहुत बड़ा उन्होंने साथ दिया मुझे। उन्हें पता नहीं कोई होगा बचपन में कि मैं डांस करूँ और वो नहीं कर पाई और साइंस स्टूडेंट रही। लेकिन उन्होंने अपनी वो इच्छा सारी उन्होंने मेरे में देखी शायद, तो मुझे उन्होंने सिखाया। और जब उन्होंने मुझे एक स्कूल में एडमिट कराया तो मेरा मन नहीं करता था सीखने का, क्योंकि एक अपने आप करने में एक अलग बात होती है और एक सीखने में सिस्टमेटिक वो मन नहीं लग रहा था। तो मैं छुप जाया करती थी स्कूल के टाइम में। उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट कराया तो वो ढूंढती फिरती थी सारे, किसी ने शोभा को देखा वाली बात। फिर जब मैं स्कूल में दाखिल हुई तो कुछ 2-3 महीने में मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरी तरफ खास ध्यान दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है मेरा डांस, वो मुझे बहुत दिल से सिखा रहे हैं। और 1-2 साल बाद जब मैंने एक आध प्रोग्राम दिया, परफॉर्मेंस दी, बहुत तारीफ हुई, तो वो धीरे धीरे दिमाग में ऐसे आने लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं डांस करूँ। और इस तरीके से मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मुझे भी शौक़ पड़ गया डांस सीखने का, क्योंकि सब कहते थे बहुत अच्छा करती हो तुम, बेबी बहुत अच्छा करती हो उस वक्त। तो मुझे लगा कि तारीफ हो रही है, सब मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे तवज्जो दे रहे हैं, मुझे अटेंशन दे रहे हैं, तो मेरा इसमें शौक़ हो गया और मैंने सीखना शुरू किया इस तरीके से। और वैसे तो घर में माहौल नहीं था डांस का, पर मेरे जो और मेरे भाई बहन थे, हम 7 बहन भाई हैं। तो कोई बांसुरी सीख रहा है, कोई तबला सीख रहा है, कोई गा रहा है। वो सारे घर में जो डॉक्टर बने हैं, वो डॉक्टर की पढ़ाई अलग चल रही थी, लेकिन बांसुरी और तबला अलग चल रहा था। सारे कलाकार हो गए, लेकिन उनमें से मैं निकली एज एन आर्टिस्ट। मतलब मेरी लाइफ एज एन आर्टिस्ट ही रही। उन सब भाई बहनों में से मैं हूँ। सीखा सबने, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों ने डांस सीखा है, बहुत ग्रेसफुल करती हैं। पर हाउसवाइफ एक प्रिंसिपल रही है, पर डांस से अब कोई नहीं। तो मैं हूँ, डांस सीखने लगी, करने लगी। आप अपनी प्रेरणा स्रोत अपनी माँ को मानती हैं और आप ये मानती हैं कि जो आपकी बारीकियाँ और जो आपकी कमियाँ हैं वो आपके पिताजी ने, जो एक सर्जन थे, उन्होंने आपकी निकाली और आपको प्रोत्साहन किया कि अभी कमी है और रियाज करो। उनका रुझान था, हाँ। उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत कुछ सहा उन्होंने। क्योंकि घर में मेरे फादर नहीं उस वक्त चाहते थे, मेरे ग्रैंडफादर भी, क्या डांस करा रही हो, सुबह आर्टिस्ट आ जाते हैं, शुरू हो जाता है काम। तो लेकिन वो जैसे हमारे कहावत है, चिकना घड़ा जो होता था, वो जो भी कहते थे मेरे फादर, मत कराओ, ये करो, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। और डांस ही नहीं, गाना भी, कि जो एक कथक डांस करता है उसको गाना भी आना चाहिए, उसको तबला भी आना चाहिए, उसको सितार की भी समझ होनी चाहिए। सब कुछ उन्होंने मुझे वक्त पे मुझे उन्होंने सिखाया। और वो कहते थे कि जो डांस करता है वो गाना भी चाहिए उसको, ताकि अपनी कंपोजिशन किसी को बता सके कि मैं इस पे डांस करना चाहती हूँ। तो वो सब कुछ उन्होंने
अपनी पहुंच से बाहर उन्होंने इतने बच्चों के बीच में मुझे उन्होंने एक अलग से मेरी पर्सनैलिटी, अलग से मेरे एज एन आर्टिस्ट मुझे उन्होंने डेवलप किया और बहुत कुछ किया। तो इसलिए मैं अपनी माँ की तो बहुत आभारी हूँ। तो वो कहते हैं कि गायन, वादन तथा नृत्य त्रय संगीत मुझे। तो उसी तरीके का कंट्रीब्यूशन मेरी गुरु माँ की माँ, मेरी नानी माँ ने मेरे गुरुजी को सब साक्षात्कार करवाया और सबकी शिक्षा उन्होंने इनको दिलवाई। तो आपके पिताजी और आपके ग्रैंडफादर, आप जैसे कह रहे हैं, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। हाँ, तो कब उन्होंने ये समझना शुरू किया कि आप में ये कला है और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए? कब एक्सेप्ट किया? जब मैं थी कोई 10-11 साल की, तो यूपी को रिप्रेजेंट करने में बॉम्बे गई कॉन्फ्रेंस में। बॉम्बे गई तो बहुत मतलब सक्सेसफुल मेरी परफॉर्मेंस हुई। बच्चों की तरह ही बच्चे जैसे नाचते हैं तैयार नाचती थी मैं। उसके बाद उन्होंने लोगों ने आके कहा आपकी बिटिया इतना अच्छा करती है, डॉक्टर साहब आपकी बेटी कंपटीशन में जीतने लग गई। यूपी को मैंने रिप्रेजेंट किया तो वो एक फेमस धीरे धीरे होने लगी, नाम बनने लगा। फिर एक दिन मेरे फादर कहते हैं पता नहीं मेरे को सब आके कहे जा रहे हैं बड़ा अच्छा नाचती हो, चलो आज मैं देखने वाला हूँ। तो डांस मेरा देख के उन्होंने कुछ एक दो कमी निकाली उस पर कि बेटा ग्रेस नहीं है, जैसे घूंघट का पोज लेते हो बड़े स्टिफ लेते हो। तो मेरी माँ को बड़ा अजीब लगा कि मैं सारी ज़िंदगी मैं तो सिखाती रहेगी और एक दिन आके डिफेक्ट निकाल दिए। लेकिन उनकी वो जो कमियाँ निकाली वो मेरे बहुत काम आई। मैं हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती थी कि अगर कोई गुणी है, कोई जानकार है, वो कोई सजेशन देता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा मेरा शुरू से ही नेचर है। तो फिर उनको अच्छा लगने लगा और डांस भी अच्छा लगने लगा। और सब बच्चों में से जहाँ तक मुझे याद है मेरे भाई बहन कहते हैं जेलसी करते थे, मुझे प्यार भी बहुत करने लगे। मुझे एक अलग से उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया। तो फिर वो उनको अच्छा लगने लग गया तो फिर तो मेरा ठीक ही हो गया सब। नहीं तो उनकी टेंशन रहती थी कि रियाज हो रहा है, घुंघरू बज रहे हैं, अभी तो बाबूजी के शुरू हो गया काम। तो नहीं, ऐसा नहीं था मेरे साथ। तो जैसे आपने कहा कि घुंघरू बजते थे, तो आपके फादर साहब एक सर्जन, और उस टाइम पे मतलब सोसाइटी ने कैसे ट्रीट किया? मतलब लोग ज़रूर कहते होंगे कि आप सर्जन और नहीं, सोसाइटी ने जहाँ तक मेरी परफॉर्मेंसेस थी और जो मेरे गुरुजी का जो साथ मिला, मेरे पहले गुरुजी मेरे कन्हैयालाल गुरुजी थे और वो स्कूल में ही सिखाते थे। फिर उन्होंने मुझे घर पे आके सिखाना शुरू कर दिया कि बच्चा बन सकता है बहन जी, अगर आप कहो तो मैं इसको घर पे सिखा दूँ। तो घर पे शुरू हुई, जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई तो स्कूल जैसे डांस किया, सुबह 7:30 ख़त्म किया, 7:30-8 बजे स्कूल लगता था। तो गुरुजी की साइकिल के पीछे बैठ के स्कूल चली जाती, क्योंकि गुरुजी का घर और हम लोग मार साहब कहते थे उस वक्त उनको, उनका घर और मेरा जो स्कूल था वो साथ ही साथ था, गेट से नीचे उतर के। तो मैं उनके साथ निकल जाती थी, दोपहर का खाना भी उनके घर ही खाती थी। और फिर मैं जब घर आती थी तो फिर मेरे तबले वाले मास्टर जी या मेरे सितार वाले वो बारी बारी से उनको वो आ जाते थे। तो इसी तरीके से मेरी ट्रेनिंग हुई और शायद ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर, उनका बड़ा हाथ था मेरे ऊपर कि मैं इस कला से जुड़ती गई और ईश्वर की कृपा से सफल भी हुई। तभी तुम आज बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु माँ को प्रोत्साहन दिया उनकी माँ ने, और उनकी कमियाँ और खामियाँ निकाली उनके फादर जी ने, पिताजी ने, जो कि खुद एक डॉक्टर थे जाने माने उस ज़माने के। और आगे चलते हुए मैम की जर्नी के लिए, तो मैम ने बताया कि गुरुजी ने बताया कि आपके जो गुरुजी थे वो आपको लेके जाते थे। तो आप अपने गुरुजी के बारे में बताइए, आपके सबसे पहले आपने किन से सीखना शुरू किया? जब मैं इनसे कन्हैयालाल मास्टर साहब से सीखना शुरू किया तब मैं 5 साल की थी, 5.5 साल। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, बहुत बच्चों की तरह, उस वक्त उनकी शादी भी नहीं थी, शादी भी हमारे हाथ से हुई, मेरी मम्मा ने कराई थी। तो इतना वो था उनको मेरे से कि
मुझे काजू बहुत अच्छे लगते हैं, अभी भी लगते हैं। वो बस वो मुट्ठी 2 काजू दिए, 2 घंटे डांस। एक मुट्ठी दिया, मैं तुम्हें काजू दूंगा, चलो डांस शुरू, अपन का डांस शुरू। मतलब इतना वो प्यार से मेरे को उन्होंने सिखाया, इतना मेरे खाने पीने का ख्याल रखते थे, मेरी सेहत का ख्याल रखते थे, मेरी मेहनत का ख्याल रखते थे, और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे सिखाया, और शायद अपना अच्छे से अच्छा उन्होंने सिखाया, बहुत प्यार किया मुझे। और आज तक मैं उनकी फैमिली के साथ जुड़ी हूँ। वो नहीं है, पर उनके बेटे, उनकी उनकी जो मेरी गुरबानी जी हैं, वो उनकी बहुएँ सब मेरा, मैं उनको देखती हूँ, लुक आफ्टर करती हूँ। वो एक शागिर्द का फ़र्ज़ भी होता है कि भाई शिष्य अपने गुरु की फैमिली को, परिवार को देखे, अगर कोई तंगी में है या कुछ है। सबकी शादियाँ की मैंने, बच्चों की, तो बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब इतना अच्छा कराते थे, और इतनी अच्छी तरह रखते थे कि किसी से भी वो लड़ पड़ते थे कि अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं मिली, अगर मुझे कुछ चाहिए और नहीं मिला, मैं प्रोग्राम में गई हूँ तो वहाँ पे मेरी बेबी ये चाहती है, मेरा बच्चा ये चाहता है, ये क्यों नहीं हुआ। तो ये एक जो भावना थी बहुत टच करती थी। मुझे लगता था कि फादरली फिगर थे वो मेरे लिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा मैम ने जैसे संबोधन किया कि पहले गुरु ने दिया एक मुट्ठी भर काजू का हौसला देकर, तब मुट्ठी भर काजू का लालच देकर सिखाया, प्यार से भी और दान कर दी, और उन्हीं की बदौलत मैम, गुरुजी कहते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने बहुत स्नेह दिया इनको, और वैसे ही जैसे गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ा, तो शिष्या ने भी कामयाबी का मुकाम पाकर अपने गुरु को और उसके परिवार को वैसे ही प्यार दिया जैसे उनको वो मुट्ठी भर काजू देके दिया करते थे। वही अभी तक वो एक मुट्ठी भर काजू नहीं थे, वो उनका स्नेह था और उनका प्यार था, जो, और उनका आशीर्वाद था, जो गुरुजी ने अपने दिल में अभी भी समेट के संभाल के रखा है। और उसी का प्यार है कि वो अपनी शिष्या धर्म आज तक निभा रही हैं उनके परिवार के साथ। गुरुजी, बड़े गुरुजी कन्हैया लाल जी नहीं है इस समय, पर उनके परिवार का ये आज भी उतना ही आदर और सम्मान करती हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आज के युग में इसी दौर को, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि आपने कहा कि आपके बड़े गुरुजी से, गुरु कन्हैया लाल जी से आपने सीखा, तो आपकी जर्नी उनके साथ कितनी देर तक रही, और उसके बाद आपने आगे किसी से सीखा या वहीं पे? जो मेरे पहले वाले गुरुजी थे, मैं तो एक चीज़ कहती हूँ, मेरे सिर्फ 2 गुरुजी रहे, एक गुरु कुंदन लाल जी और एक कन्हैया लाल गुरुजी ने मुझे, जैसे कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने, 2 घंटे 3 घंटे लगातार डांस करने की ताकत, हिम्मत, हुनर, विद्या, मटेरियल जो उन्होंने मुझे दिया, वो आज मैं, इतनी उम्र हो गई, नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी मैं आज भी 1.5 घंटे 2 घंटे परफॉर्मेंस देती हूँ अभी भी, क्योंकि उन्होंने जैसे लोहा नहीं डाल देते शरीर में, चने चबाने वाली बात। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई। जब मेरी शादी हुई, मैं चंडीगढ़ आई, तो मेरे हस्बैंड फर्स्ट राष्ट्रपति अवार्डी थे। तब ये पद्मश्री और ये नहीं था, पद्म भूषण नहीं था, राष्ट्रपति अवार्ड कहते थे उनको। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे डांस में शोभा बहुत तैयारी है, बहुत तैयार करते हो तुम, थोड़ा सा और ग्रेस आना चाहिए। उन्होंने मेरे से ये कहा। तब मैंने, पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि इतना मेरा नाम, इतना सब मेरी तारीफ करते हैं और मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि ग्रेस की कमी है। लेकिन उन्होंने गुरु कुंदन लाल जी से मेरे को डांस कराया। गुरु कुंदन लाल जी हमारे जयपुर घराने की गद्दी पर थे उस वक्त कथक केंद्र में, और वो सबसे सीनियर आर्टिस्ट, सबसे सीनियर गुरु थे जयपुर घराने के। तो उनसे मैंने गंडा बांध के, पहले वाले गुरु जी से हमारे रिवाज है, जो शागिर्द होते हैं वो गंडा बांधते हैं,
और गुरु उन्हीं को गड्ढा बांधते हैं जो समझते हैं कि मेरा नाम बनाएगा या मेरा मेरा जो घराना है वो चलेगा इससे। उन्होंने मेरे को गड्ढा बांध के मैंने उनसे डांस शुरू किया। उन्होंने अगर मेरे बॉडी में, मेरे में स्टेमिना, मेरे में रियाज करने की तैयारी करा तो उन्होंने ग्रेस और दिमाग खोलने का काम किया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपने आप भी मैं कंपोज कर सकती हूँ, अपने आप गा सकती हूँ, मैं अपने आप कुछ बना सकती हूँ। ये उन्होंने डाला और ये बहुत बड़ी एक बात है कि क्योंकि वो नाच जिसमें खूबसूरती ना हो, जिसमें ग्रेस ना हो, जिसमें भाव प्रदर्शन ना हो, जिसमें कलाकार अपने आप को आत्मसात ना कर ले, भूल ना जाए, ये बात मुझे गुरु कुंदनलाल जी ने कराई। और दोनों गुरु के एक की तैयारी, अभी तक मेरे नाचने की क्षमता और एक का ग्रेस, कहीं बढ़त करना, ऐसा कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता, कि मैं जब ठुमरी करती हूँ तो मैं गिन के नहीं करती, खुला करती हूँ। फिर मैं करते करते जब मेरा मन होता है 30 बार भी हो सकता है, 40 बार भी एक भाव हो सकता है। ठुमरी में एक लाइन को तरह तरह से कहना, भाव डिफरेंट रसों में एक ही खासियत है ठुमरी की। तो ऐसा कहते हैं कि मतलब मैं जब बदलना होता है मुझे, तब मैं खुद गा के सिंगर को इशारा कर देती हूँ और वो चेंज करते हैं। ये जो खूबसूरती, जैसे छोटी सी मैं संगीता आपसे बात करती हूँ, जब पहला नाच था वो मेरा ये था, ठीक है, जैसे धागे दिखता ये था। जब मैंने इनसे सीखा तो ये ऐसे, मतलब कुछ नहीं, बॉडी वही है, हाथ पांव वही है, शोल्डर्स वही है, पर ये और ये इतना फर्क हो। तो ये जो खूबसूरती जो आई वो कुंदनलाल गुरु जी से आई मेरी जिंदगी, मतलब संपूर्णता आ गई। अब मुझे किसी गुरु की कहना नहीं चाहिए, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी गाइड की जरूरत नहीं है, किसी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में बना लेती हूँ जो मुझे करना होता है। और देखो तुम मेरे पास कॉलेज में थे तो कितने 40 इयर्स मैंने कॉलेज में काम किया, हजारों बच्चे, हजारों लड़कियां मेरे हाथ से निकली, और उसमें से कई अच्छा डांस कर रही हैं, कई फिल्मों में हैं, कई फॉरेन में गई हुई, कोई अमेरिका, कोई लंदन गए हुए बच्चे, और पूछते हैं, मानते हैं। ये गुरु की सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि उसी के बच्चे जो उनसे सीख के गए हैं उसे याद रखें, और क्या है ना। तो 40 इयर्स कॉलेज में काम करके कितने बच्चों को निकाला, कितने सीखे, अभी भी आते हैं मेरे पास, जो अमेरिका वगैरह में सिखाते हैं, बच्चों के पास मटेरियल कम हो जाता है, वो आते हैं मुझे मिलने, मैं कुछ ये बता दूं, मैं वो खुला है, जो मर्जी सीखो, जो मर्जी करो। मुझे कभी ये नहीं रहा कि कोई लालच हो के ये आई है तो मैं सिखाऊं, नहीं सिखाऊं, ऐसी बात नहीं, ईश्वर की कृपा है। सो जैसा गुरुजी ने कहा, गुरु माँ ने बताया कि इनको जो नृत्य पक्ष और कथक का जो ठोस अभ्यास गुरु कन्हैयालाल जी से मिला, और नज़ाकत और अभिनय पक्ष इन्होंने जो संपूर्णता प्राप्त करी वो गुरु कुंदनलाल जी से प्राप्त करी। तो उनका समावेश आज, उनकी शिक्षा का समावेश आज इनको ये मानते हैं कि पूर्ण बनाता है, और ये मानते हैं कि अब ये अपने आप को संपूर्ण कहते हैं। नहीं, संपूर्ण नहीं कहती संगीता, संपूर्ण ये कला पक्ष है, कभी इसमें संपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन एक मन को एक ठहराव है, एक तसल्ली है कि मतलब मैं ये कर सकती हूँ अगर कोशिश करूँ तो। संपूर्णता तो बेटा कभी भी नहीं होती। अगर आदमी कलाकार ये सोच ले कि बस आई एम परफेक्ट नाउ, बस वहीं गए काम से, तभी नहीं संपूर्ण। आप देखिए किसी बच्चे की भी कोई बात इतनी खूबसूरत होती है कि हम सोचते हैं कि ये बात कितनी सुंदर कह गया, है ना। अगर बच्चे में भी कई ऐसी बातें होती हैं जो हम बड़ों में हम सोचते हैं कि बहुत खूबसूरत हुआ है, संपूर्णता नहीं है, लेकिन मन को तसल्ली हो गई। एक भूख होती है, जैसे एक प्यासा होता है बंदा, ये भी ले लो, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, चाहे वो धन हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ हो, होता है ना लालच सा। वो अब मेरे में किसी बात का, मतलब उस बात में मैं संपूर्ण हूँ।
अभी कला में संपूर्ण नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, सारी जिंदगी लगी होंगी नहीं होंगी। सो कला लेकिन में मजा। संपूर्ण कला का नाम ही निरंतर हाँ, कला में निरंतर डूबते सीखते रहना, है निरंतर और अभ्यास सीखते रहना करना, है। निरंतर उसकी सोच रखना, निरंतर उसमें डूबते रहना, वही कला। तो आपने अपनी बात में कहा कि आपकी 17 साल में शादी हो गई थी, तो इतनी छोटी सी उम्र में आप कलाकार भी हो गए और इतनी छोटी सी उम्र में आपकी शादी भी होगी, तो आप थोड़ा सा अपने कलाकार तो नहीं हुई मैं, इसके आई वाज स्टूडेंट, कलाकार नहीं हुई, लेकिन कला से रिलेटेड हो गई थी, कला में रम गई थी कि मैंने करना है। और जब गुरुजी से सीखा, उसके बाद में 17 साल में संगीता में कॉलेज में लग गई थी लेक्चरर। मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ था और प्रयाग संगीत समिति से एमए किया हुआ था प्रवीण, और विशारद मैंने वोकल में लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हुआ था। उस बेस पे मैं लेक्चरर कॉलेज में लग गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज हाँ। सेक्टर 11 में। अब जो प्रेप की स्टूडेंट थी वो मेरे से बड़ी थी, क्योंकि मैं आफ्टर मैट्रिक लेक्चरर लग गई, है ना, 11वीं की थी मैंने, और वो थी प्रेप में, तो नेचुरली साल भर, तो उनको समझ ही नहीं आता था कि छोटी सी ये मैडम लेक्चरर लग गई, यहाँ पर छोटी लग दे, पता नहीं चल लग दे, छोटे लग दे करके। तो मैं बड़ी बन के कोशिश करती थी कि मेरा बच्चों में मेरा रौब रहे, बच्चे मुझे पूछे, और वहाँ मैंने 40 इयर्स मैंने वहाँ पे काम किया, और बहुत बैलेंस किए मैंने, बहुत सारे बच्चों को सिखाया, बच्चे फील्ड में आ गए और फिल्मों में चले गए कई बच्चे, और कई अपने स्कूल खोल के बैठे हैं। आज जितनी लेक्चरर्स लगी हुई हैं सीनियर्स, सब मेरी स्टूडेंट हैं, मतलब मैं 99% कह सकती हूँ कि मेरे, अब वो रिटायर होने लगी, अब बड़ी हो गई तो रिटायर होने लगी, लेकिन अभी तक भी लेक्चरर लगे हुए हैं। और फिर उनके आगे बच्चे तो वो मेरे नाती पोते हुए ना, जो बच्चों के बच्चे हुए मेरे नाती हुए, बस वही छाई पड़ी है शोभा कौशल जी, क्या बात। हाँ, मैंने साथ एजुकेशन की, मैंने प्राचीन कला केंद्र को, हम फाउंडर मेंबर हैं प्राचीन कला केंद्र के, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, ये इसको इस्टेब्लिश किया, ये यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, और इसमें अब तो खैर कोरोना ये लॉकडाउन है, 3,25,000 स्टूडेंट्स पिछले साल अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन। आपके पास भी सेंटर है ना? हाँ जी, हाँ। तो 3,25,000 स्टूडेंट्स यहाँ इस साल पिछले साल अपीयर हुए थे, और इसके 4,800 सेंटर्स हैं इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, तकरीबन सारी दुनिया में हैं। और ये इस्टेब्लिश किया, साथ में मैंने घर भी देखा, साथ में मैंने कॉलेज भी, मैं बैलेंस होते रहते थे साल के साल वहाँ पे, हर एनुअल उसमें वो भी करे मैंने, साथ मैंने पढ़ाई की, इंटर किया, फिर मैंने बीए किया, फिर मैंने एमए किया। एमए की तो ये हालत थी, आप लोगों के साथ ही किया, क्योंकि आपने समीरा के साथ किया है। हाँ जी, हाँ। तो वो साइकोलॉजी का एग्जाम मेरी बेटी और समीरा पीछे दे रही थी, और मैं एमए फाइनल आगे बैठी दे रही थी। उसके बाद मैंने डॉक्टरेट की आगरा यूनिवर्सिटी से, बुक्स लिखी, मतलब काम, ये सारे जो मैंने काम किए, इसमें मेरी इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड मिस्टर कौसर है। ये कर लो, आप वो कर लो, पढ़ लो, आगे पढ़ लो, आपके स्टूडेंट्स आपकी जगह हेड लग जाएंगे, आप अब एमए कर लो, पीएचडी कर लो, अब बुक लिख लो, सब बड़ा इंस्पायर किया मुझे। शायद मैं छोटी थी इसलिए जो कहते गए दिमाग में बैठता गया, ये मेरे फ़ायदे का है, तो मैंने डॉक्टरेट भी कर, और मैं अब एक और बात है, अभी प्राचीन कला केंद्र में आईसीसीआर के थ्रू 18 बच्चे आ रहे हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने, कथक डांस की। मेरे से 3 बच्चे लेके गए थे रशिया ट्रेनिंग, रशिया से ज़्यादा आ रहे हैं, वो जाके यूनिवर्सिटी में लग गए, कोई कॉलेज में लग गए, तो अब वहाँ से 18 बच्चे, 15 डांस के आ रहे हैं, एक वायलिन का, एक बांसुरी का। हॉस्टल है वहाँ पे हमारे पास मोहाली में, वहीं रहेंगे, वहीं इंतज़ाम होगा, वहीं हम फैकल्टी बनाएंगे, आर्टिस्टों की बुलाया करेंगे, विजिटर्स को भी बुलाएंगे, प्रोफेसर्स को जो संगीत से
वो है। तो इस तरीके से मतलब कर रहे हैं। और मैं तो अब रिटायर हो गई, काफ़ी साल हो गए रिटायर हुए। अब मैं प्राचीन कला केंद्र में काम करती हूँ। मेरे सीनियर बच्चे हैं जो ठुमरी वगैरह कोई एडवांस कुछ सीखने आते हैं तो मैं ट्रेनिंग अपने सिखाती नहीं होता। अब मैं एज ए रजिस्ट्रार प्राचीन कला केंद्र में एंड ट्रेजरर मैं वहाँ काम कर रही हूँ और अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, अपना रियाज करती हूँ, परफॉर्मेंसेस देती हूँ और बस। गुरु माँ ने बताया कि प्राचीन कला केंद्र एक ओपन यूनिवर्सिटी है और लाखों विद्यार्थियों ने पिछले साल इसमें दाखिला भरा ललित कलाओं में कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा पाने के लिए। तो इसमें कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ रहता है और यहाँ गुरु माँ कह रही हैं कि उनकी कामयाबी का श्रेय, उनका प्रेरणा स्रोत उनके पति श्री मदन लाल कौसर जी, जो कि जाने माने प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं अपने समय के, और वो उनको प्रेरणा देते रहे समय समय से कि अब आप आगे ये पढ़ाई कर लीजिए, अब आप आगे ये पढ़ाई कर लीजिए। तो उसी तरह इन्होंने 17 साल की उम्र में से आगे इंटर किया, फिर पढ़ाना शुरू किया गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे कि बताया उन्होंने, और फिर उसके साथ साथ कहने की अपनी बात है, पढ़ाई। आपको मैंने बीए पढ़ाया, एमए पढ़ाया ना? हाँ जी, हाँ। मैं खुद उस वक्त बीए थी। मतलब कितनी मैंने मेहनत की होगी आप लोग को थ्योरी पढ़ाने के लिए। आप लोग को नहीं पता कि मैं हूँ या नहीं, मैं ग्रेजुएशन नहीं, लेकिन मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जो वहाँ से एग्जाम्स दिए थे ना एमए के, वो मेरे बहुत काम आए। वो बुक लिखने में भी मेरे बहुत वो काम है। वैसे संगीता एक बात बताऊँ, एक बात रह गई, गुरुजनों की तो कृपा है और ईश्वर की तो महान कृपा है जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। गुरुजन की इसलिए कृपा है कि मेरे तो पेरेंट्स नहीं जानते थे ना गाना बजाना डांस, तो उनकी कृपा है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में 3 जनों का मेरी आगे बढ़ने में या मुझे इस जगह पहुंचाने में 3 जनों का बहुत बड़ा हाथ है। एक मेरी माँ जिन्होंने शुरू कराया, एक मेरे हस्बैंड, एक मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल होती थी मिसेस आत्माराम। अगर उन्होंने मुझे आर्टिस्ट की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सिखाया, मेरे हस्बैंड ने ये करो, बीए करो, एमए करो, माँ ने शुरू कराया, तो मिसेस राम ने जिंदगी जीना सिखाया। मैं यूपी की 10वीं पास, 17 साल की उम्र कुछ नहीं होती, वो भी यूपी के लोग, पंजाब के तो तब भी थोड़ी समझदार बच्चे, आजकल तो खैर बच्चे बहुत ही समझदार हैं, कान कतरते हैं, लेकिन मैं बहुत उस वक्त की बात कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल, बहुत सीधी थी। तो उन्होंने जिंदगी को जीना सिखाया। जैसे मैंने बैले किए, इंट्रोड्यूस करा, ये करा, ये चप्पल नहीं पर्स के साथ ही पहनते हैं, ये क्या कर दिया, वो तैयार नहीं हुई, ये इस टाइप से ये जो चीज़ें उन्होंने कराई, वो मेरी पर्सनैलिटी को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब ये मिसेस आत्माराम, कौशल्य आत्माराम अब नहीं है वो, पर उन्होंने मेरे देखा। तो 3 जनों का मेरी जिंदगी में, और उसके बाद मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरा बेटा देखा ही आपने अभी, और मेरी बेटी पूर्वा, इन्होंने बहुत साथ दिया। आगे अभी भी मैं रियाज करती हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे रियाज करती हूँ दूध का गिलास आ जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन है नौकर को, हर चीज़ का वो ख्याल रखा जाता है। ये भी एक इंस्पायर करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर फैमिली साथ दे तो कोई भी शय नहीं है कि आप तरक्की ना कर सको। अगर आप सुबह ही लड़के बैठ जाओ घर में, कौन करेगा प्रैक्टिस? संगीत या कला, डांस, पेंटिंग कुछ भी नहीं हो सकती अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो घर में बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर मेरी डॉटर इन लॉ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ इतना दिया तो वो भी उनसे जुड़ गई। आगे मेरे ग्रैंडसन है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो तो मुझे गुरु मानती है, मेरी शागिर्द भी है, वो गंडाबान शागिर्द है मेरी ग्रैंड डॉटर, बहू भी, बेटी भी। पर वो कुछ भी कहूँ वो सुन लेती है कि माँ ठीक कह रही दादी। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंसान के लिए बहुत इंस्पिरेशन होती है अगर घर वाले भी कोऑपरेट करें। सुंदर है बहुत। सो घर भी एक प्रेरणा स्रोत है, घर का माहौल अच्छा है तो वो कहते हैं कि
kind of space you get, the kind of reaction you develop, तो उसी का ही अंदाज है। आपने परिवार की बात करी, तो अपने परिवार के बारे में आप बताइए। घर में और कौन कौन है, और आपने पोते नातियाँ ये सब की बात करी, वो गंडाबर शागिर्द भी हैं आपके, विस्तार से बताइए। मेरी एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा मेरा सजल है, वो वैसे तो एडवोकेट है, पर अपने पापा के जाने के बाद वो प्राचीन कला केंद्र को लुक आफ्टर कर रहा है। सुबह कोर्स जाते हैं और अपना काम करते हैं, और फिर उसके बाद केंद्र आ जाते हैं। केंद्र का फाइनेंस हम दोनों देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेजरर भी हूँ वहाँ, और फिर शुरू से फाउंडर मेंबर भी हूँ, जुड़ी हूँ केंद्र से, तो हम दोनों देख रहे हैं। और खुद बहुत अच्छा वो बोंगो कॉन्गो, और उसने तबले के साथ उसने ग्रेजुएशन की थी, तो खुद बहुत अच्छा सुर में है, ताल में है, संगीत को समझता है। क्योंकि एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए कल्चर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक आर्टिस्ट की बात, आर्टिस्ट की उसका नेचर, उसकी आर्ट वो समझ सकता है। तो सजल इसमें बिल्कुल परफेक्ट है इस लाइन के लिए। पर वैसे क्योंकि कमाई भी ज़रूरी है, तो वो अपना वकालत करते हैं। मेरे एक बेटी है, वो भी आर्टिस्ट है, मेरी शागिर्द है, लुधियाना में एस्टैब्लिश है। उसका अपना बड़ी सुंदर बिल्डिंग बना के उसने अपना इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है, और वहाँ पे वो सिखा रही है, और अच्छा उसने अपना नाम बनाया। उसकी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी यहाँ पे वर्ल्ड मेयर में है, वो वहाँ पे डॉक्टर है। सैन फ्रांसिस्को में दूसरी इंजीनियर है, और दोनों डांस से कंसर्न है। बहुत सुंदर डांस करती है, और जितनी देर वो इंडिया में रही, पढ़ रही थी, उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती रही, डांस करती रही। पर अब दोनों का जो प्रोफेशन है, एक इंजीनियर एक डॉक्टर है। और जो मेरे बेटे के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा MBA कर रहा है, पर वो रंजीत बड़ौत जी, जो सितारा देवी जी के बेटे हैं, उनसे ड्रमर में शागिर्द बना है गन्ना मांग के, क्योंकि उसका पैशन है म्यूज़िक। सो ब्लड में है संगीत, तो वो बहुत सुंदर ड्रम बजाता है, बहुत सुंदर। उसका अपना एक ग्रुप भी है, पर वो अपना साथ साथ MBA कर रहा है। बेटी बहुत सुंदर डांस करती है, वो भी मेरी शागिर्द है, मेरे बेटे की, पर वो लॉ कर रही है और साथ में डांस कर रही है। तो छोटा सा ये मेरा परिवार है। 4 बच्चे हैं मेरे, ग्रैंड चिल्ड्रंस, और 2 बच्चे हैं। और मेरी बहू भी बहुत सुंदर डांस करती है, और अच्छी बहू है, लुक आफ्टर करती है बहुत अच्छी तरह मुझे। तो मैं ठीक हूँ, सुखी हूँ। सो ये गुरु माँ के परिवार के बारे में। एक फॉर्मल एजुकेशन होने के साथ साथ कला तो उनको सबको विरासत में ही मिली है। तो कोई नृत्य की शिक्षा ले रहा है, तो कोई ड्रम्स की मॉडर्न। तो इस तरीके से कला का जो प्रवाह है वो परिवार में चल रहा है। और मैम के सब बच्चे, गुरु माँ के सब बच्चे कला के साथ जुड़े हुए फॉर्मल एजुकेशन मस्त। और ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पढ़ाई के साथ समय नहीं निकलता, तो ये प्रेरणा भी है कि आप फॉर्मल एजुकेशन के साथ अपना जो पैशन है उसे भी बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, ये तो आपके परिवार का हो गया प्रेरणा स्रोत। एक और बात है संगीता, अगर आप संगीत से कंसर्न होना, डांस से, म्यूजिक से, इंस्ट्रूमेंटल से, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आप घंटा 1.5 घंटे अगर रियाज करते हैं तो आप फ्रेश हैं। आप अपने आप की मन की अपना पैशन कर लिया, अब अपना काम और ज़्यादा अच्छा आप। क्योंकि मैंने मैट्रिक के बाद जब मैंने इतना पढ़ा, तो पढ़ाई की वैल्यू तो है ना, बिना एजुकेशन के तो कुछ नहीं है। किसी तरह की तमीज़ नहीं आती है देखा जाए तो वो उसके साथ एजुकेशन के साथ अगर अपना पैशन भी चले तो ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर एजुकेशन। मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मैम का कहना हुआ कि ललित कलाओं से संबंधित रखते हुए, स्पेशली अगर आप डांस, म्यूजिक, जो विजुअल आर्ट्स हैं,
एक अलग ही तरह की एकाग्रता से आपका आमना सामना होता है। और वही एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रचित्त होगा अगर आप सुनेंगे, कानों की जो आपकी इंद्रियां हैं, आंखों से आप देख रहे हैं, और अपना जो शरीर का जो हलन चलन हो रहा है वो सब एक एकाग्र समिति में है, तभी आप नाच सकते हैं या तभी आप गा सकते हैं। तो इस एकाग्रता से आभास आप जब ललित कलाओं से आपका रूबरू होता है, संगीत से आपका रूबरू होता है, तो आपका वो क्षेत्र जब अच्छा होता है तो आपका जो पढ़ाई का क्षेत्र है, जिसमें लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा या मन नहीं लग रहा, तो वो उसमें भी समृद्धि मिलती है। बिल्कुल। आपने देश विदेश इतना घूमे हैं, इतना भ्रमण किया है, और कुछ आपकी कोई यादगार, पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंसेस दी? मैंने कनाडा, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और दुबई, पेरिस और कनाडा कर दिया। हाँ जी। और अब काफ़ी घूमी, बहुत घूमी हूँ मैं, बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं मैंने, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं वहाँ के लोग, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा लगता है उनको हमारा डांस, हमारा म्यूज़िक। और मैं कभी आर्टिस्ट लेके नहीं गई अपने साथ, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने गाना और बजाना सीखा था, तो मैं वहीं से आर्टिस्ट मुझे, और वो इतना साथ देते थे मेरे साथ, उनको इतना अच्छा लगता था कि अगर एक बार उन्होंने बजा लिया, कर लिया, तो वो डेरा जमाए बैठे हैं, दीदी अब कब है प्रोग्राम बता दीजिए, हम रियाज कर रहे हैं सारे, तो मेरे साथ ही लगे रहते, तो मुझे तो वहाँ कोई काम था नहीं सिवाय डांस के, तो छुट्टी ले लेके सब अपना हम लोग सारा दिन ये कंपोजिशन कर, वो कंपोजिशन कर, ये गा, वो गा, बड़ा अच्छा लगता था। और मैंने कहीं नहीं लेके गई, सब मुझे वहीं से, या थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मलेशिया वगैरह में मैंने रिकॉर्डिंग दिया, बाकी लंदन मुझे मिल गए आर्टिस्ट, अमेरिका भी मिल गए, साउथ अफ्रीका मिल गए, तबले वाले भी, गाने वाले भी। गा मैं लेती हूँ, मैं गाती हूँ, पीछे से जो सिंगर होता है उसको रिपीट करता है, तो उसको मुश्किल भी नहीं होती। तो बहुत दिए, बहुत घूमी, लगता नहीं है मुझे देख के देसी के देसी रह गए। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं आपके साथ रही हूँ। आपको बताना चाहूँगी कि मैं 1986 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 11 चंडीगढ़ में ज्वाइन किया। वहाँ डांस एक सब्जेक्ट लिया, डांस एंड म्यूज़िक के सब्जेक्ट लिए। डांस मीन्स इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड स्पेशलाइजेशन कथक। तो 86 से लेके मैंने 91 तक ग्रेजुएशन किया मैम के अंडर 5 साल। फिर उसके बाद मास्टर्स भी यूनिवर्सिटी में नहीं है अभी भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मैम के अंडर मास्टर्स करने का भी। तो मेरा इनके साथ 7 साल का संबंध एक कॉलेज में ही था, जो कि बहुत लंबी जर्नी थी। और मैम को पता नहीं, शायद नहीं पता, मैं अपने स्टेटस में तो बहुत बारी लिखती हूँ, सोशल मीडिया पे भी लिखती हूँ कि मैं अगर साड़ी पहनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने मैम जैसी साड़ी बांधी है ही नहीं बांधी, या बिंदी लगाई है, या अगर जो चलने का पॉस्चर है वो मेरी पीठ सीधी है। बिकॉज मैम जब आते थे डिपार्टमेंट में एंटर करते थे तो उनकी बिल्कुल सीधी पीठ, और मैम ने ऐसे ही सीधे बैठना, और फिर आगे रियाज शुरू करना। और जब मैम आते थे तो हमें ये हिदायत होती थी कि हम 1 घंटा पहले घुंघरू बांध के अपना वार्म अप करके रखें। और फिर मैम शुरू करते थे, हम 10 बजे हमारी क्लास शुरू होती थी मास्टर्स की, और 4 घंटे नॉन स्टॉप हमारी क्लास लगती थी मैम के अंडर। और मैम गुरु माँ भी नहीं थकती थी, और हमें इनका हौसला देके हमें भी प्रोत्साहन मिलता था, और हम भी लगे रहते थे। और इतनी सर्वगुण संपन्न थी कि कोई कॉम्पोजिशन बना रहे हैं तो किसी कलाकार को, जो कि सब मैम से छोटे ही थे, नहीं समझ में आ रहा है तो मैम नाल पकड़ के खुद बता रही हैं। अगर तबले भी किसी को नहीं आ रहा तो ला मेरे पास, मैं बताती हूँ तेरे को। तो फिर मैम उनको भी बताना। तो हम कभी सोचते थे कि हम कभी भी अपने इस जीवन में इन सा
थोड़ा सा भी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मुझे मौका मिला मैम के एक कॉम्पोजिशन में गाने का, और मेघदूत, कालिदास कृत मेघदूत, आपको याद होगा मैम, 91 में शायद। मुझे ईयर याद नहीं है पर हाँ, आई रिमेम्बर द ईयर, क्योंकि मेरा प्रीवियस था, मास्टर्स प्रीवियस था, और आपने बड़ी सुंदर कॉम्पोजिशन कराई, और फिर मैंने गाया उसमें। तो उस मैं इतनी हैरान होती थी कि एक राग के बाद दूसरा राग बदल गया, फिर तीसरा राग बदल गया, मैम कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। तो अपनी जो आपने रचनाएं करी हैं, जो आपने बैलेज दिए हैं, जो आपकी कॉम्पोजिशन है, उनके बारे में आप बताएं, और सबसे अच्छी जो आपके दिल को आज तक भी प्रिय है वो क्या है, कौन सी कॉम्पोजिशन? मुझे एक तो मैंने बैलेज तो बहुत किए, बहुत कॉलेज में तो हर साल होता ही था, मैंने कोई 14 के करीब बैले किए हैं, और उसमें आम्रपाली बहुत सक्सेसफुल था, क्योंकि मेरी जो लड़की आम्रपाली बनी थी और जो राजा बना था वो रानी थी किसी स्टेट की, वो जो मेरा हीरो था वो किसी राजकुमारी थी किसी स्टेट की, नैनीताल साइड में, उत्तराखंड में। तो वो एक राजसी एक पर्सनैलिटी होती है, बड़ा सूट करती थी, और इतना फेमस वो बैले हुआ कि उनका घर पता लग गया था स्कूटर वालों को, सबको कहो जी आम्रपाली तो पहुंचा देंगे, मतलब इतना वो फेमस था। एक मुझे गीत गोविंद बहुत अच्छा लगा, गीत गोविंद तो मैंने पहले भी कराया और मैंने खुद भी किया अपने कथक पे सोलो गीत गोविंद, तो वो बहुत अच्छा लगा। और बाकी अपनी कंपोजिशंस तो अच्छी लगती है ना संगीता, जो करो तो मन से ही करते हैं। चंदन बाला किया, अर्जुन उर्वशी किया, मैंने बहुत किए, शकुंतला दुष्यंत किया मैंने, अजात शत्रु आम्रपाली का ये किया, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था मेरा। तो मतलब मन से काम किया, अप्रिशिएट होता था। तो आपको अपनी सभी रचनाएं बहुत पसंद है, पर गीत गोविंद आपके पास है ज़्यादा, आप ऐसा मानते हैं? आप इतने अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं आपको, मैं गिनती करना चाहूँ तो समय कम पड़ जाएगा। तो आपको जो संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला, तो किस तरह से, क्या लगा आपको, क्या कैसे खबर मिली आपको? पहले मुझे मिला स्टेट अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी पंजाब का, गुजराल साहब के हाथ से मुझे मिला था। तो वो जो मुझे मिला था उसमें हंसराज हंसी को मिला था, और एक मिला था इनको राज बब्बर को, एक्टिंग में मिला था, मुझे डांस में मिला था। तो अपनी स्टेट से देखिए, अपने घर में इज्जत होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर लोग जो कोई कमजोरी हो, कोई कमी हो, वो सबको घर में पता होती है। मैं यहाँ रहती हूँ पिछले कितने वर्षों से, 54 इयर्स हो गए मुझे, 55 इयर्स हो गए यहाँ रहती, और यहाँ से अवार्ड मिलना बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि उन लोगों ने, क्योंकि वोटिंग हुई पूरे पंजाब में कि डांस में किसको मिले, तो उस हिसाब से अगर मुझे अप्रिसिएशन मिली तो बहुत खुशी की बात। फिर ये पिछले साल इनकी लेटर आ गई दिल्ली से कि संगीत नाटक अकेडमी आपको अवार्ड देगी। अच्छा लगा, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे एक सेलेक्ट होना, रिकमेंडेशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा लगा मेरे को। वो दिल्ली गई मैं, राष्ट्रपति भवन में उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली उन लोगों ने अवार्ड दिया, उनके हाथों से मिला। फिर बहुत शोर हो गया, सारे मेरे आने से पहले ही यहाँ चंडीगढ़ में और पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल में ये हो गया कि मुझे अवार्ड मिला है। अच्छा लगा। फिर मुझे बाद में लगा कोई खास बात है, क्योंकि सब इतनी वो तारीफें करने लग गए, खुशियाँ मनाने लग गए, तो मैंने सोचा कोई अच्छी ज़्यादा ही अच्छी खास बात। एक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो मैम का, गुरुमा का जो नाम है सबसे ऊपर आता है। प्राचीन कला केंद्र की स्थापना, उनका फाउंडर मेंबर होना, और इतने सालों से 40 इयर्स, 40 साल तक एक
डांस डिपार्टमेंट का हेड विदाउट बन के रहना, ट्रांसफर, बिना किसी ट्रांसफर, एक ही कॉलेज में, एक ही कॉलेज में, तो एक शिक्षा प्रदान करना, ये सब सराहनीय है। और एक ही काल में इतना कुछ समेट लेना और एक प्रेरणा स्रोत सबके लिए बनना बहुत बहुत सराहनीय है और श्रद्धा योग्य है। मैं फिर से नमन करती हूँ आपको। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश दूंगी आज की युवा पीढ़ी को कि अगर क्लासिकल डांस सीखना है या जो भी फॉर्म डांस की आपने सीखनी है, ईमानदारी से सीखिए, मेहनत से सीखिए और उसकी बारीकियों में जाके सीखिए। ऐसे जल्दीबाजी में एक कला को आप उठा नहीं सकते, सीख नहीं सकते। तो मेरा आप लोगों को ये एक प्रार्थना कहिए, एक सलाह कहिए, एक मशवरा कहिए कि जो भी सीखे, जो भी, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे गाना हो, संगीत से, ललित कला से संबंधित किसी भी चीज़ को आप बहुत मेहनत से और बड़ी श्रद्धा से सीखेंगे, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। लेकिन एक पहले मार्ग बनाइए कि आपने करना क्या है और उसके ऊपर दृढ़ निश्चय करके आप उस पर चलिए, ईमानदारी से देखिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल। कला के लिए धीरज का होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, रियाज का अनिवार्य है रियाज करना। और अपना जो आपकी कला को निखारने के लिए और एक मुकाम पे पहुंचने के लिए अपने आप को समय दें और अपने आप को उस काबिल भी बनाएं कि लोग आपकी सराहना करें। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी। तो ये आज की युवा पीढ़ी के लिए गुरु जी का संदेश है। और आगे आप क्या चाहते हैं कि पंजाब में कैसा हो माहौल, और हम केंद्र भी उसके लिए जुटा ही हुआ है। पर आप जहाँ देखना चाहते थे 50 साल पहले आपने केंद्र को शुरू किया, तो अब वहाँ पर आप पहुँच गए हैं। पंजाब में बहुत तरक्की की, पंजाब में कमाल करती, और मैं इतनी खुश हूँ। जहाँ से निकला, मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ, आगरा को बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे संगीत बहुत था, लेकिन एजुकेशन के मामले में पंजाब ने तो मेनली कमाल कर दिया। क्योंकि डांस को इतना ऊंचा, जब मैं आई थी तो बहुत बुरा समझा जाता था डांस को कि एग्रीकल्चर की गल करो, कंजरवंदर चलेगा। ये बातें मैंने सुनी है डांस के बारे में, लेकिन जो रिस्पेक्ट कलाकार को, जो आदर, जो इम्पोर्टेंस जो दी है पंजाब में, कमाल। और कॉलेज में, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन डांस सब्जेक्ट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आज इतने बच्चे पंजाब में पीएचडी निकल रहे हैं, मास्टर्स करके निकल रहे हैं कि यूपी में नहीं है, गुजरात में नहीं है, बंगाल में भी वो लोग एग्ज़ाम देते हैं ओनली फॉर के भाई इन्हें, मतलब इसने बिशारत की है या भी, वहाँ भी नौकरियाँ नहीं हैं। यहाँ पर कमाल करती है। मैं इस बात में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने सालों में तो मैं भी पंजाब की हो गई ना। तो यहाँ की कोई तरक्की होती है, कुछ होता है, कोई अवार्ड्स होते हैं, कोई अच्छे आर्टिस्ट निकलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो पंजाब ने बहुत तरक्की की है, बहुत मान है डांस का यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इज्जत से अब देखते हैं। नहीं तो पहले जो डांसर एग्रीकल्चर जी गल करो जी, कोई काम है, वो वाली बात होती थी। लेकिन बहुत मेहनत की मैंने, अपने आप को किस तरीके से मैंने साधा कि अच्छा लगे, अच्छा इम्प्रेशन पड़े किसी के ऊपर, अच्छी तरह पहनो ताकि लगे कि बहुत रिस्पेक्टेबल वो है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक चैलेंज था इस बात का, हाउ टू बिहेव, हाउ टू डू, मतलब दिस थिंग। और अबाउट एजुकेशन ऑल्सो, कि पढ़ा लिखा कलाकार है, ठीक है। पहले कलाकार कहाँ पढ़ते थे? जो हमारे बड़े बड़े गुरुजन लोग हैं वो तो इसी में मजे रहते थे, लेकिन अब एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैंने बहुत सी ऐसी मिसालें कायम की कि जिससे इम्प्रेशन अच्छा पड़े कि ये अच्छा काम है, डांस अच्छी बात है, रिस्पेक्टफुल है, अच्छा लग रहा है।
और ड्रेस भी अच्छी होती है, कपड़े भी अच्छे होते हैं। अभी अभी थोड़ी देर की बात बताती हूँ, बॉम्बे से एक आर्टिस्ट आए डांस करने। आजकल नया रिवाज चला है कि वो फिल्मी टाइप ब्लाउज और लहंगा सिर्फ डांस में। अब पंजाब में तो अच्छा नहीं मानते इन बातों को, क्योंकि पहले ही डांस को ही नहीं अच्छा मान रहे थे, अब मानने लगे। तो हमें तो रिस्पेक्टफुल देख रहा है ना कि कपड़े भी ठीक हो, हाव भाव भी ठीक हो, एक्शन भी ठीक हो। तो बड़ी रेड़ पिटी लोग मेरे पीछे घेर लिया, ये ड्रेस होती है, ये ड्रेस। मैं तो पानी पानी, मैं कहा, फिर मैंने उन आर्टिस्ट को कहा मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने कहा आपको कभी नहीं बुलाऊंगी अब चंडीगढ़, आप नहीं आ सकते चंडीगढ़। नहीं नहीं, अच्छा गलती हो गई। मैंने कहा आप बॉम्बे ले आए स्टेज पर। मुश्किल से मैंने डांस की रिस्पेक्ट बनाई है, मुश्किल से इम्पोर्टेंस बनाई है, और आपने आज मेरी टैगोर थिएटर में गड़बड़ कर दी। देखो ना, जो स्टाइल कर रहे हो उसी हिसाब से पहनोगे ना। अगर आप वेस्टर्न कर रहे हो तो उनकी ड्रेस अलग है, क्लासिकल कर रहे हो तो उसके हिसाब से हमें देखना है, रिस्पेक्टेबल वो हो। तो मेरी उनसे झगड़ा हो गया। मैंने कहा आपको नहीं बुलाऊंगी कभी भी। वो डीसी की वाइफ मुझे कह रही आप कपड़े होते, बताओ मैं क्या जवाब दूं। तो ये देखना, ये देखा है मैंने, इसका ध्यान रखा है मैंने इतने सालों तक। नाउ आई एम 78, और इतने सालों में मैंने कहाँ से कहा। और आज भी केंद्र में वही तुम्हारे जमाने के सूट और चुन्नियाँ चल रही हैं अभी भी। बाद में जीन्स पहन लेती है लड़कियाँ, टी शर्ट पहन के निकल जाती है डांस करके, पर क्लास में आके वो पर्दा लगाया हुआ, कपड़े बदलो, डांस करो, उसी में ग्रेस आती है डांस में। आप बताओ, जीन्स में टी शर्ट में कथक डांस के पोज थे ही, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वो सूट में या साड़ी में ही अच्छा लगेगा। ये मैंने, इसमें मुझे बहुत मुश्किल पड़ी संगीता, लेकिन आप लोगों ने, सबने मेरा बहुत साथ दिया, बच्चों ने मेरी हर बात मानी, और जो कहती थी बड़े रिस्पेक्ट से आप लोग मानते थे। मेरी होल्डिंग नहीं की कभी किसी ने, कोई मेरे से तंग भी नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी भी वही चल रहा है। तो जैसे कि आपने बात करी कि बॉम्बे, तो आजकल बहुत सुनने में आता है, यूट्यूब भी भरा पड़ा है बॉलीवुड कथक। और एक बॉलीवुड कथक, मतलब आप इस विषय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि ये चलन जो शुरू हो गया बॉलीवुड कथक कहने का, ये भी दो तरह का है। एक बॉलीवुड कथक, बॉलीवुड का गाना लेके उस पर प्योर कथक कर रहे हैं, चलो ठीक है। एक जो इधर का उधर का मिला लेते हैं ना, वो ठीक नहीं है। मुझे अच्छा लगता है बॉलीवुड कथक, मुझे, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, मुझे अच्छा लगता है अगर प्योरिटी उसमें हो। आप कथक को लेके उसको इस तरीके से आप उसको उसके भंगिमाओं को, उसके पोजेस को यूज करें जो खूबसूरत लगे, कलात्मक लगे। गाना चल रहा है तो बॉलीवुड कथक ही हो गया। अगर कोई भी फिल्मी गाने पे आप कथक कर रहे हैं और उसमें प्योरिटी है डांस में, तो अब चल रहा है ये रियलिटी शो, ये तो करेंगे। अब सीधा सीधा थिएटर तो कोई देखेगा नहीं, उसमें आपको कलाकारी तो दिखानी पड़ेगी ना थोड़ी सी। अगर आप इसमें रियलिटी शो में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो या तो कथक हो तो प्योर कथक हो जी, कथक का शो हो रहा है। लेकिन अगर बॉलीवुड कथक यूज कर रहे हैं तो बॉलीवुड के ऊपर प्योर अगर कथक की भंगिमाएं आ रही हैं, उसको खूबसूरत बना दे। जरूरी है कि 3-4 जो पोज है उसको ले लें, उसको, ये तो उपज होती है दिमाग की, है ना। एक है कलाकार पंजाब में ऐसा, जिसका डांस मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन हम नाचते आपके लुभाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो संभालता है कथक, जो मुझे अच्छी लगी बात उसमें। कराऊंगी चंडीगढ़ में प्रोग्राम, बॉलीवुड नहीं, प्योर कथक कर रहे। कुमार, मेरे को ध्यान में आ गया, कुमार अच्छा है ना, तुम्हें अच्छा लगा उसका? नहीं, अच्छे हैं वो, करते हैं मतलब एक्सपेरिमेंटेशन कथक और बॉलीवुड। खूबसूरत अंग बना। आपने जिंदगी में इतना कुछ पाया, परिवार की तरफ से, सरकार की तरफ से, और आपको आंतरिक खुशी भी है कि आप जिस मुकाम पर हैं बहुत खुश हैं। आगे आपकी क्या इच्छा है? सब कुछ तो मिल गया, अब इच्छा में क्या बताऊं, जो भी चाहिए था सब मिल गया। मुझे सोचता भी नहीं कि मुझे और क्या चाहिए,
बस एक चीज चाहिए, मैं अगर मेरा दम निकले तो स्टेज पर ही निकले नाचते नाचते, ये मेरी इच्छा है बस। हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि जुग जुग जिए आप, जुग जुग जिए आप, जुग जुग जिए आप। आज आपने मुझे इतना समय दिया, अपने साथ साक्षात्कार कराया, आपके बारे में जो हमारे दूसरी तरफ श्रोता भी सुन रहे हैं उन तक आपकी दास्तां पहुंची, आपने समय दिया और अपनी ज़िंदगी के साथ हम सबको रूबरू कराया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका और बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमेशा ही से सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आगे भी सबका मार्गदर्शन करते रहे। इसके साथ मैं आपको शत संगीता, मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना है। आपने इतने सुंदर तरीके से मेरी जीवन गाथा को निकाला और मैं भी आप जो पूछती गई मैं उसका जवाब देती गई। आपका तरीका, आपकी बात करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।